नमस्कार बच्चों। गुरुकुल स्कूल धामनोद ऑनलाइन क्लासेस की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत आप लोगों के लिए लेकर आया है नमक का दारोगा भाग 2, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आइए बच्चों, हम पिछले वीडियो की पुनरावृत्ति कर लें। जैसा कि हमने पढ़ा, नमक को हमारे देश में पहले एक प्राकृतिक वस्तु मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि यह ईश्वर प्रदत्त वस्तु है, इसलिए इसके उपयोग पर किसी प्रकार का कोई अधिकार, किसी प्रकार का कोई कानून नहीं था। सभी को समान अधिकार थे। उस पर किसी प्रकार का कोई सरकारी नियम लागू नहीं होता था। परंतु ब्रिटिश शासन के आने के बाद इसके उपयोग पर भी रोक लगा दी गई एवं एक सरकारी विभाग नमक के लिए बना दिया गया, जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति इसको अपनी मनमाने तरीके से उपयोग नहीं कर सकता था। और इस कारण से जहाँ पर किसी वस्तु के उपयोग पर रोक लगा दी जाए तो निश्चित ही वहाँ पर जो अधिकारी वर्ग है वह उसके ऊपरी आय प्राप्त करने के बहाने खोजने लगता है। तो ऐसा ही नमक विभाग में हुआ। हर व्यक्ति यह चाहता था कि उस नमक विभाग में उसे कोई ना कोई नौकरी, कोई ना कोई पद मिल जाए, ताकि उसे भ्रष्टाचार के द्वारा वो ऊपरी आय प्राप्त कर सके। तो यहाँ से शुरू होता है कहानी के मुख्य नायक का परिचय। कहानी के मुख्य नायक मुंशी बंसीधर भी रोजगार की तलाश में थे, लेकिन उनके साथ वे धैर्य, बुद्धि और स्वावलंबन जैसे गुणों को लेकर उन्होंने कार्य करना शुरू किया और भाग्यवश उन्हें दरोगा के पद पर नमक विभाग में नौकरी मिल गई। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ का अगला भाग। जाड़े के दिन थे। जाड़े के दिन अर्थात ठंड के दिन। और ठंड की रातें जानते हैं कैसी होती हैं, बहुत लंबी, काली होती हैं, अंधेरी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जाड़े के दिनों में रात के समय मुंशी बंसीधर अपना दरवाज़ा बंद किए दफ्तर में सो रहे थे। उन्हें लगभग इस पद पर आए हुए 6 महीने के लगभग ही हुए थे एवं अपने गुणों के कारण उन्होंने बड़े बड़े अफसरों का दिल जीत लिया था। और उनके दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी और वहाँ पर नाव का एक पुल बना हुआ था। तो अचानक उन्हें रात में सोते हुए कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। उनके मन में यह आशंका उत्पन्न हुई कि इतनी रात के नदी में पानी की आवा प्रवाह की जगह गाड़ियों की आवाज़ क्यों आ रही है। उन्हें मन में ऐसा लगा कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी उन्होंने तुरंत तैयार हुए। उन्होंने अपना तमंचा, अपनी वर्दी पहनी, अपना तमंचा रखा और घोड़े पर बैठकर निकल पड़े। तभी उन्होंने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार जा रही है। उन्होंने रौब से अपने पद की गरिमा बनाए हुए उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं। तभी कुछ आदमियों ने आपस में कानाफूसी करके जवाब दिया, पंडित अलोपीदीन की। पंडित अलोपीदीन दातागंज के जमींदार हैं। उन्हें प्रतिष्ठित जमींदार हैं और इस कारण सभी लोग उन्हें जानते हैं। वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उनसे कर्ज न लिया हो किसी ने। अंग्रेज अफसर भी शिकार खेलने जाते थे तो उनके घर में रुककर, उनके बंगले पर, उनके भवन में रुककर मेहमानी पाते थे। तो मुंशी बंसीधर ने पुनः उन आदमियों से पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। उत्तर मिला, कानपुर। कुछ देर रुकने के बाद मुंशी जी ने पूछा कि इन गाड़ियों पर यह क्या लदा हुआ है। तब मुंशी जी ने अपने घोड़े को गाड़ी के पास लगाकर उन जो गाड़ियाँ थी उस पर जो बोरे लदे हुए थे उन्हें टटोला और उन्होंने पाया कि इस पर तो नमक भरा हुआ है। गाड़ी वालों ने जाकर पंडित अलोपीदीन को सूचना दी। यह बताया कि किस प्रकार से आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो जब्त कर ली गई हैं, उन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। जो पंडित जी थे वह लक्ष्मी को महत्व देते थे, अर्थात धन को महत्व देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि धन के आधार पर सब कुछ कर सकते हैं। तो वे जब आए
तो उन्होंने यह समझाया, दरोगा जी को समझाया कि लक्ष्मी का हर जगह महत्व है, नीति और न्याय सब कुछ लक्ष्मी के हाथों के खिलौने हैं, और आप जो चाहे मैं आपको भेंट कर सकता हूँ, आप जितना चाहे उतना मैं आपको रुपया दे सकता हूँ, आप मेरी गाड़ियों को जाने दीजिए। लेकिन मुंशी जी तो ईमानदारी की उनके ऊपर नई उमंग थी, नए नए पद पर आए थे। उन्होंने अकड़ कर ही जवाब दिया कि मैं नमक हराम नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से अपना कार्य करता हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने पंडित जी को हिरासत में लेकर चालान काटने की बात अपने सिपाही को आदेश दिया। मुंशी जी के धर्म पर धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धर्म अर्थात कर्तव्य पर मुंशी बंसीधर अपने कर्तव्य पर अडिग थे। उन्हें धन का लालच उन्हें डगमगा नहीं सका। पंडित जी ने तरह तरह से उन्हें प्रस्ताव रखे। उन्होंने 10,000, 15,000, 40,000 तक उन्हें प्रस्ताव दिए, लेकिन कहीं पर भी दरोगा जी नहीं पसीजे। और यहाँ पर लिखा गया है कि पंडित जी कहते हैं दरोगा जी को 1,000 के नोट पेश करो। आज दरोगा जी भूखे शेर हो रहे हैं। भूखे शेर से अर्थ है, पंडित जी को ऐसा लगा कि मानो दरोगा जी को अधिक रुपयों की लालच है, और इसलिए उन्हें भूखा शेर कहा गया है। लेकिन मुंशी बंसीधर ने कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लेने के बाद सभी, चूंकि वह प्रतिष्ठित जमींदार थे, सभी के मुंह पर यही बात थी, दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है। अर्थात दुनिया कहने के लिए भले ही सो जाती है, लेकिन दुनिया के लोगों के बीच में जो बातें हैं वह जोर पकड़ती हैं, बातें हमेशा चलती रहती हैं। और इसी प्रकार से पंडित जी के विषय में भी लोग बातें कर रहे थे। लोग इस बात पर निंदा कर रहे थे, जैसे दूध में पानी मिलाकर बेचने वाला, तरह तरह से जो हमारे समाज में गलत कार्य करते हैं, सभी गलत कार्य करने वाले व्यक्ति आज इस तरह से पंडित जी के किए को गलत ठहरा रहे थे, मानो संसार में एकमात्र वही पापी हैं। और इस प्रकार से पंडित जी ग्लानि और दुख से भरकर, क्षोभ मीन्स दुख से भरकर गर्दन झुकाकर अदालत की ओर चल पड़े। लोग आज इतने व्याकुलता से, इतनी जिज्ञासु आंखों से यह सारा विषय जानने की कोशिश कर रहे थे, मानो इतनी जिज्ञासु आंखों से कभी भी उन्होंने मेले तमाशे में भी जानने की कोशिश नहीं की होगी। इस विषय पर पूरी जानकारी लोग लेना चाहते थे, और लोगों को साथ ही आश्चर्य हो रहा था कि धन जैसी ताकत होने के बाद, पैसों की ताकत होने के बाद भी इतने कुशल मतलब बोलने में, तर्क में इतने कुशल पंडित जी कानून के पंजे में कैसे फंस गए। जब अदालत में पंडित जी को पेश किया गया तो धर्म और धन के बीच मानो वहाँ युद्ध हो रहा था। आज धर्म के ऊपर धन की जीत होती महसूस हो रही थी, पता चल रही थी, क्योंकि आज न्याय का पलड़ा धन की ओर झुका हुआ था। सत्य अर्थात मुंशी बंसीधर जी के पास न कोई बल था, न धन का बल था, न शस्त्र का, और जो गवाह थे वे भी धन के कारण पंडित जी की ओर ही झुके हुए पता चल रहे थे। इसलिए वहाँ अदालत में पक्षपात होने के कारण उचित न्याय नहीं हो सका और पंडित जी को रिहा कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया और मुकदमा समाप्त हो गया। जैसे ही बंसीधर अदालत से बाहर निकले, लोग उन पर व्यंग बाण बरसाने लगे। लेकिन आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि लंबी चौड़ी उपाधियों, बड़ी बड़ी दाढ़ियों, ढीले चोंगे अर्थात इस वकील की वेशभूषा में जितने भी लोग हैं वे कोई भी एक आदर के पात्र नहीं हैं। बंसीधर जी के द्वारा धन से दुश्मनी ली गई थी, अर्थात उन्होंने एक गरिमामयी व्यक्तित्व के साथ दुश्मनी ली थी, और इसलिए उन्हें जल्दी अपने पद से मुअत्तल कर दिया गया, हटा दिया गया। उनके पास आदेश पहुंच गया। वे दुखी होकर अपने पिता के पास आए। बूढ़े पिता ने भी उन्हें तरह तरह की लगती बातें कही, क्योंकि नौकरी की तलाश में जाने से पूर्व पिताजी ने यह समझाया था कि पद के अनुसार ऊपरी आय प्राप्त करने की कोशिश करना। और जब पुत्र इसमें नाकामयाब हो गए, असफल हो गए, और जब वापस घर लौटे तो पिताजी ने भी उन्हें तरह तरह की लगती बातें कही। उनकी माँ और पत्नी ने कई दिनों तक उनसे बात तक नहीं की।
एक दिन शाम के समय जब वृद्ध मुंशी जी राम नाम की माला जप रहे थे, तभी पंडित जी उनके घर आए अपने सजीले रथ पर। अर्थात सजीले रथ इसलिए कहा गया क्योंकि वह बहुत कहना चाहिए बहुत महंगा और सारी सुविधाएं अच्छे ऐशो आराम से भरा हुआ सजीला रथ, उस पर सवार होकर पंडित जी आए। उन्हें देख मुंशी जी उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े और अपने पुत्र को कोसते उन्होंने यह कहा कि पंडित जी, अब मैं आपको किस मुँह से आपका स्वागत करूं? मैं आपसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा लड़का कपूत है। उसने आपके साथ जो किया है वह बहुत गलत किया है और इस कारण मुझे आपसे मुँह छिपाना पड़ रहा है। लेकिन पंडित जी ने वात्सल्यपूर्ण अर्थात बड़े ही प्रेम से, बड़े ही स्नेह से कहा कि मुंशी जी, आप भाग्यवान हैं जो आपके कुल में, आपके परिवार में, आपके परिवार की गरिमा को बढ़ाने वाला इस प्रकार का कुल दीपक आपने जन्म दिया है, जो अपने धर्म को मुख्य समझता है, धर्म को स्थान देता है। मैंने कई ऐसे उच्च पदाधिकारी देखे जो कि धन के सामने झुक जाते हैं, लेकिन मैं आपके पुत्र की ईमानदारी से परास्त हो गया हूँ, हार गया हूँ। पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और बंसीधर जी के सामने रखते हुए कहा कि आप मेरे इस पद को स्वीकार कर लीजिए, आज आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। जब मुंशी जी ने यह पढ़ा तो उस कागज़ में पंडित जी ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बंसीधर जी को बना दिया था, जिसमें 6,000 रुपये वेतन, रोजाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, कई तरह की तमाम सुविधाएं थीं। पंडित जी ने कलम निकाल कर देते हुए कहा कि मुझे न विद्वता चाहिए, न अनुभव, न कार्यकुशलता। मतलब ये सारे गुण जो एक कर्मचारी में होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, कार्य में कुशल होना चाहिए, ये सारे गुण मैं आप में देख चुका हूँ और आपकी ईमानदारी ऐसे मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि इस ईमानदारी के सामने ये सारी चीज़ें फीकी हैं। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव उसी प्रकार से, जिस प्रकार आप नदी किनारे जो दरोगा के रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए थे, उसी प्रकार उद्दंड, कर्मठ और धर्मनिष्ठ दरोगा के रूप में आप हमेशा बने रहें। कर्मठ अर्थात जो अपने कर्म को प्यार करता हो, धर्मनिष्ठ अर्थात धर्म पर चलने वाला, उसी प्रकार आप उसी व्यक्तित्व के समान आप सदैव बने रहें। मुंशी बंसीधर की आंखें डबडबा गईं और उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस मैनेजरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद पंडित अलोपीदीन ने उन्हें सहर्ष गले लगा लिया, खुशी खुशी गले लगा लिया। तो बच्चों, जैसा कि आपने इस पाठ का प्रतिपाद्य दिया है, मुख्य भाव यह है कि जिस प्रकार प्रेमचंद जी सामाजिक जीवन के चितेरे लेखक हैं, अर्थात उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा सामाजिक जीवन की परेशानियों को बखूबी उकेरा है, आम जनजीवन के काफ़ी करीब रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक जीवन की कठिनाइयाँ, उनकी जीवन शैली को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। और इस पाठ के द्वारा भी लेखक ने मानव मूल्यों जैसे धर्मनिष्ठ होना, कर्तव्यपरायण होना, ईमानदार होना, ये सारे मानव मूल्य हैं। तो मानव मूल्यों के प्रति हमारी आस्था जगाने का प्रयत्न किया है, हमें उस ओर प्रेरित किया है। साथ ही भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक विकृति को भी उन्होंने यहाँ परिचित करवाया है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया। आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से उसे अध्ययन करने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।